गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 77 शुरू किया था बेटा, ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर चार्जेस। बेटा उसमें हमने ना क्या क्या देखा था, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो बेटा उसमें मैंने ये आपसे कहा था कि ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो चार्जेस की जानकारी आरओसी को दे विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। फॉर्म CHG 1 में उसके साथ अटैच करोगे आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, सिग्नेचर होगा कंपनी का और चार्ज होल्डर का, साथ में लगेगी कुछ नॉर्मल सी फीस, ठीक है। वो आपको जमा करवाना है आरओसी के पास, ठीक है। फिर आरओसी आपके चार्ज को क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा और आपको इश्यू कर देगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म CHG 2 में। फिर मैंने कहा था अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं भी करवा पाते हैं तो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हमने दो केसेस करे थे। अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 18 को या उसके बाद, या फिर चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 18 से पहले। अगर तो चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 18 को या उसके बाद, उस केस में ओरिजिनली तो 30 डेज दिए गए थे प्लस एडिशनल 30 डेज दिए गए प्लस फर्दर 60 डेज दिए गए। अच्छा, अगर आपने चार्ज को क्रिएट किया था बिफोर 2 नवंबर 18, उस केस में ओरिजिनल 30 डेज थे, एडिशनल 270 दिए गए। अगर 300 दिनों में फाइल नहीं हो पाता है, 30 ओरिजिनल प्लस 270 एडिशनल, तो उस केस में फाइल हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 18। चलो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है बेटा। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कुछ नई बातें करेंगे बेटा। वैलिडिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड चार्ज। चलो बात करते हैं जरा अनरजिस्टर्ड चार्ज की। व्हाट इफ कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया एज पर सेक्शन 77, तो अनरजिस्टर्ड चार्ज का क्या होगा, उसकी वैलिडिटी का क्या होगा। इसमें मैं दो केसेस कराऊंगा आपको, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और दूसरा है बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, सिंपल सी बात है बेटा। अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, मतलब चार्ज क्या रह गया बेटा, अनरजिस्टर्ड रह गया, चार्ज को रजिस्टर ही नहीं करवाया आरओसी के पास, और कंपनी बंद हो गई बेटा, लिक्विडेशन में चली गई, वाइंड अप हो गई बेटा, तो उस केस में याद रखना जो आपके क्रेडिटर थे ना, क्रेडिटर कौन हुआ बेटा, बैंक, जिससे आपने लोन लिया था, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर माना नहीं जाएगा बेटा। क्योंकि जो सिक्योरिटी थी, जो चार्ज क्रिएट हुआ था बेटा, उसको रजिस्टर करवाया ही नहीं गया। तो जो क्रेडिटर हैं, बैंक जो है जिससे आपने लोन लिया था, उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। ऑल्दो सिक्योर्ड है, ऑल्दो उसके पास सिक्योरिटी गिरवी रखवा रखी है, बट वो चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया आपने, तो दैट क्रेडिटर विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो दैट क्रेडिटर will be considered as unsecured creditor। उस क्रेडिटर को बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं, उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा,
ये आपने पढ़ा हुआ भी है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना बेटा, तो एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। उसी ऑर्डर में सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है, और उस ऑर्डर में बेटा सबसे पहला नंबर आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको पेमेंट सबसे पहले होती है उस सिक्योरिटी को बेच के जो उस लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी गई थी। बट इस क्रेडिटर को सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा, इसे अनसिक्योर्ड माना जाएगा। मतलब इसको लिक्विडेशन के टाइम पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो नो प्रायोरिटी वाइल मेकिंग पेमेंट। पेमेंट होगी बट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। बेटा अगर ये चार्ज रजिस्टर हो गया होता, तो याद रखना बेटा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता और उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला नंबर उसका होता। उसको जो असेट उसके पास गिरवी रखा गया था वो असेट बेच के सबसे पहले पैसा बैंक का चुकाया जाता। लेकिन क्योंकि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में उसका नंबर पहला नहीं होगा बल्कि बाद में आएगा। तो पहले बाकी सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करी जाएगी, उसके बाद नंबर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। पेमेंट होगी बट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन बेटा अगर कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही ना बेटा, बिजनेस चल रहा है, कंटिन्यू कर रही है कंपनी बेटा, उस केस में दैट क्रेडिटर इज कंसिडर्ड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। दैट क्रेडिटर is considered as secured creditor। उसे सिक्योर्ड ही माना जाएगा बेटा। ठीक है। तो याद रखना अगर तो कंपनी बंद हो गई तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माना जाएगा और उसको पेमेंट में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। मतलब बाकी सारी लायबिलिटीज को पैसा देने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दिया जाएगा, नहीं तो हाथ जोड़ देना बेटा। लेकिन हां, अगर कंपनी बंद नहीं हो रही है, चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, उस केस में उस क्रेडिटर को सिक्योर्ड क्रेडिटर ही माना जाता है। लो बेटा कॉपी कर लो। समझ आया बेटा यहां तक सबको? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको कराने वाला हूं, ध्यान से सुनना है। प्रायोरिटी ऑफ सब्सीक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज। ध्यान से सुनना बेटा, और ये वाला पॉइंट ना बेटा इससे ही रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन। देखना, इफ अ कंपनी क्रिएट्स अ सब्सीक्वेंट चार्ज विच इज रजिस्टर्ड, such subsequent registered charge shall have priority over previous unregistered charge। मैं आपको समझाता हूं बेटा एग्जांपल के थ्रू। हेडिंग लिखना, subsequent registration of charge। सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा ध्यान से समझना बेटा अब ये एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है बेटा बैंक, इसे मैं नाम दे देता हूं बैंक वन। अब बेटा हुआ क्या, ये कंपनी बैंक के पास गई लोन मांगने, ठीक है। बैंक ने कहा अपनी कोई सिक्योरिटी हमारे पास गिरवी रखवाओ, तो कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखवा दी गिरवी, ठीक है। अब बताओ बेटा, कंपनी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर
क्या क्रिएट कर दिया बेटा? चार्ज क्रिएट कर दिया। इस चार्ज की जानकारी किसको देनी थी बेटा? आरओसी को देनी थी। कितने टाइम के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। अगर विद इन 30 डेज नहीं दी तो आप एडिशनल 30 डेज और ले सकते हो। अच्छा, अगर 60 डेज के अंदर अंदर नहीं दी तो एडिशनल 60 डेज और ले सकते हो। लेकिन बेटा टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया, कंपनी ने आरओसी को जानकारी नहीं दी बेटा, कंपनी ने आरओसी को जानकारी नहीं दी। अब क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनना। अब कंपनी ने ना क्या करा, कंपनी गई बैंक 2 के पास, ठीक है, लोन मांगने के लिए फिर से, ठीक है। बैंक 2 ने भी क्या मांगी? सिक्योरिटी, और कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक 2 के पास रखवा दी वही इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने बैंक 1 के पास रखवाई थी बेटा। सिक्योरिटी के तौर पे वही इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक 2 के पास रखवा दी जो बैंक 1 के पास ऑलरेडी रखवाई जा चुकी थी। क्लियर हुआ बेटा? अब ना मैं एक बड़ी काम की बात बताता हूं आपको। पता है, कोई भी बैंक जब लोन देता है ना और उसके पास जब सिक्योरिटी रखवाई जाती है तो बेटा वो बैंक सबसे पहले पता है क्या करेगा? चेक करेगा क्या ये सिक्योरिटी किसी और बैंक के पास ऑलरेडी तो गिरवी नहीं रखवाई गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिक्योरिटी ऑलरेडी किसी बैंक के पास गिरवी रखवाई जा चुकी है, वही सिक्योरिटी दोबारा से हमारे पास गिरवी रखवाई जा रही है बेटा। कोई भी बैंक सिक्योरिटी रखवाने से पहले ये जरूर चेक करेगा। और पता है ये उसे कहां से पता चलेगा? सोच के बताओ बेटा। एमसीए की वेबसाइट से बेटा। आपको पता है बेटा ये बैंक 2 क्या करेगा? ये बैंक 2 जाएगा mca.gov.in पे। ये बैंक 2 जाएगा mca.gov.in पे। वहां पर एक हेड होगा इंडेक्स ऑफ चार्जेस, वहां पर एक हेड होगा इंडेक्स ऑफ चार्जेस का हेड। वहां पर जाके बैंक 2 चेक करेगा क्या ये सिक्योरिटी किसी और बैंक के पास गिरवी रखवाई गई है या नहीं। और बेटा इंडेक्स ऑफ चार्जेस से उस बैंक 2 को पता है क्या पता चलेगा? कि ये सिक्योरिटी किसी और बैंक के पास गिरवी नहीं रखवाई गई है। क्यों बेटा? रखवाई तो गई है, लेकिन इंडेक्स ऑफ चार्जेस उसे यह बताएगा कि यह सिक्योरिटी किसी और बैंक के पास गिरवी नहीं रखवाई गई है, ऑल्दो रखवाई गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर करवाया ही नहीं था। अब जब कंपनी ने आरओसी को इंटीमेशन नहीं दिया तो आरओसी इंडेक्स ऑफ चार्जेस में इस बात को मेंशन नहीं करेगा। याद रखना ये जो चार्ज था ना वो अनरजिस्टर्ड था। चार्ज इज अनरजिस्टर्ड। ये चार्ज बेटा अनरजिस्टर्ड था, ये रजिस्टर हुआ ही नहीं था। इसीलिए बेटा इंडेक्स ऑफ चार्जेस बैंक 2 को बताएगा कि आपके पास जो सिक्योरिटी रखवाई गई है उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है। तो अब बताओ बेटा बैंक 2 को क्या पता चल गया कि इस सिक्योरिटी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है। तो बैंक 2 ये सिक्योरिटी क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। बैंक 2 ने कर ली बेटा ये सिक्योरिटी एक्सेप्ट। अब ए लिमिटेड ने क्या करा? आरओसी को इंटीमेट कर दिया। आरओसी को इंटीमेट कर दिया। आरओसी को इंटीमेट कर दिया ऑफ फर्स्ट चार्ज के बारे में नहीं बेटा, सेकंड चार्ज के बारे में उसने क्या कर दिया? इंटीमेट। मतलब ये सेकंड चार्ज क्या हो गया बेटा? ये रजिस्टर हो गया।
सेकेंड चार्ज रजिस्टर हो गया, ऑफ चार्ज विद बैंक 2, मैं ये लिख देता हूं, ऑफ चार्ज विद बैंक 2। तो बैंक 2 के पास जो सिक्योरिटी रखवाई गई थी उस पे जो चार्ज क्रिएट हो गया था उसकी जानकारी उसने आरओसी को दे दी। यानी बैंक 1 के पास सिक्योरिटी पहले रखवाई गई थी लेकिन अनरजिस्टर्ड है, बैंक 2 के पास सिक्योरिटी बाद में रखवाई गई बट रजिस्टर हो गई बेटा। इसे हम कहते हैं सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन। समझ आया? पक्का? तो बेटा ऐसे केस में उन्होंने पता क्या कहा, ऐसे केस में उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड चार्ज की प्रायोरिटी होती है ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज। मतलब रजिस्टर्ड चार्ज को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज। हम रजिस्टर्ड चार्ज को प्रायोरिटी देंगे ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज। ऑल्दो बेटा जो चार्ज रजिस्टर हुआ था ना वो बाद में क्रिएट हुआ था, बट क्योंकि वो रजिस्टर हो गया तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज। यानी बेटा कौन से बैंक की पहली प्रायोरिटी होगी बेटा? बैंक 2 का हक, बैंक 2 का हक इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पहले होगा ओवर बैंक 1, जबकि ये सिक्योरिटी पहले बैंक 1 के पास रखवाई गई थी बट अनरजिस्टर्ड है, तो उसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जो बैंक 2 को मिलेगी। तो बैंक 2 की ज्यादा प्रायोरिटी है ओवर बेटा बैंक 1। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, बाय चांस क्या मतलब हुआ इसका? बाय चांस कल को कंपनी वाइंड अप होती है, या मैं चलो वाइंड अप की बात नहीं भी करता, बाय चांस बेटा एक बात सुनो, एग्जांपल लेता हूं मैं। कल को इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आता है बेटा, पहले रीपेमेंट उस पैसे में से किसकी होगी? बैंक 2 के पैसे की रीपेमेंट पहले होगी एज कंपेयर टू बैंक 1। तो यहां पर लिखना आउट ऑफ द प्रोसीड्स realized from sale of immovable property, out of the proceeds realized from sale of immovable property, bank 2 will be repaid first as compared to bank 1। तो याद रखना बैंक 2 को पैसा पहले मिलेगा, उसके बाद बैंक 1 को मिलेगा बेटा पैसा। प्रायोरिटी हो गई बेटा, यही है बेटा प्रायोरिटी रजिस्टर्ड चार्ज की ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज। तो रजिस्टर्ड चार्ज को प्रायोरिटी हमेशा पहले मिलेगी एज कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड चार्ज। ऑल्दो बेटा चार्ज क्रिएट पहले बैंक 1 के पास हुआ था बट अनरजिस्टर्ड था। कॉपी कर लो मुझे। करें आगे। देखो अब मैं आपको रीडिंग करा देता हूं। देखो बेटा उसने कहा है इफ अ कंपनी क्रिएट्स अ सब्सीक्वेंट चार्ज, बेटा सब्सीक्वेंट चार्ज किसके पास क्रिएट किया गया था? बैंक 2 के पास, विच इज रजिस्टर्ड। तो बैंक 2 के पास जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो रजिस्टर हो गया था। सच सब्सीक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज शैल हैव प्रायोरिटी ओवर प्रीवियस अनरजिस्टर्ड चार्ज। तो याद रखना रजिस्टर्ड चार्ज ऑल्दो बाद में क्रिएट हुआ है बट इसकी प्रायोरिटी होगी बेटा ओवर अनरजिस्टर्ड चार्ज जो पहले क्रिएट हुआ था। ठीक है।
और बेटा यही बात ना उन्होंने यहां पर लिखी भी है, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन। देखना, वेयर अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन बट इज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड, एनी सच सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट प्रेजुडिस मतलब अफेक्ट any right acquired by any person before the charge is actually registered। बेटा कहने का मतलब पता क्या है, अगर आपने कोई चार्ज विद इन 30 days रजिस्टर नहीं कराया, मतलब आप टाइम पीरियड को अगर ना भी लो इनटू अकाउंट, मैं आप टाइम पीरियड को छोड़ के चलना, लॉजिक समझना, अगर आपने कोई चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, ऑल्दो क्रिएट पहले हुआ बट रजिस्टर बाद में हुआ है बेटा, और उससे पहले कोई चार्ज रजिस्टर हो गया, तो बेटा याद रखना उसकी प्रायोरिटी हमेशा पहले होती है। नहीं समझे बेटा, बात वही आ गई ना, आपने बैंक 1 के पास चार्ज क्रिएट यहां पर करा, ठीक है, बट बैंक 1 का चार्ज रजिस्टर यहां पर करा, बट लेट करा, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, बैंक 1 के ऊपर चार्ज क्रिएट होने के बाद आपने उसी असेट पे एक चार्ज और क्रिएट किया बैंक 2 के पास, बट उसे रजिस्टर बैंक 1 से पहले करवा लिया, तो बेटा याद रखना इसकी प्रायोरिटी हमेशा पहले होगी ओवर इसकी प्रायोरिटी, पक्का। तो बैंक 2 के जो राइट्स है ना वो अनअफेक्टेड रहेंगे बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ, यानी बैंक 2 को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर बैंक 1, ऑल्दो दोनों के चार्ज रजिस्टर हुए हैं, ऑल्दो बैंक 1 का चार्ज पहले क्रिएट हुआ था, बट रजिस्टर किसका पहले हुआ, बैंक 2 का, तो बैंक 2 को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर बैंक 1, ठीक है बेटा। और रही बात पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, उसने कहा द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 86। तो अगर कंपनी ने या कंपनी के किसी ऑफिसर ने सेक्शन 77 के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करा तो सेक्शन 86 के तहत उसको पनिशमेंट होगी। और सेक्शन 86 में पनिशमेंट क्या है बेटा, पढ़ना जरा, क्या पनिशमेंट दी है। If a company contravenes any of the provisions of this chapter, section 77 to 85, in fact बेटा ये जो section 86 है ना ये पूरे चैप्टर के लिए है, खाली सेक्शन 77 के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये बाकी जो सेक्शन है 78, 79 सबके ऊपर अप्लाई है। सेक्शन 77 से लेके 85 तक हर सेक्शन के ऊपर ये अप्लाई करेगा बेटा। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। ऑफिसर के ऊपर, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 months, फाइन मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख, या फिर दोनों भी हो सकती है। और फिर है लायबल फॉर विलफुल डिफॉल्ट। बेटा विलफुल का मतलब क्या हुआ, जानबूझ के मतलब इंटेंशनली। और बेटा एक बात याद रखना, अगर आपने कोई काम जानबूझ के करा है, इंटेंशनली करा है, तो उसके पीछे मंशा बेटा धोखा देने की होती है, फ्रॉड करने की होती है। तो उस केस में बेटा लायबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 447, ठीक है। तो 447 के तहत आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर यह प्रूव हो जाता है कि आपने जो गलती करी है वो जानबूझ के करी है, इंटेंशनली करी है, मतलब आपका इंटेंशन दूसरी पार्टी को धोखा देने का था। मेरे ख्याल से बेटा पॉइंट समझ आया ये वाला सबको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना हमने डिस्कशन किया क्लियर हुआ सबको। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।